मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, किसी का कोई प्रतिवाद नहीं करता हूँ। उसका एक कारण है कि मैं इस सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के नेचर को जानता हूँ कि यह एक बास्टर्ड सोसाइटी है जो न कभी कोई इनाम देती है और न पनिश, दंड देती है। तो कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है और नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने ननिहाल की बड़ी याद आती है, आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है चिराग की तरह मेरे जेहन में। मेरे ख्यालों में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे कि बाजरे की बाल पर गौरैया बैठी हो, और मेरी दादी की आंखें उमड़ते हुए समंदर सी लहराती उन आंखों में आज भी मैं आपाद मस्तक डूब जाता हूँ आधी रात को दोस्तों। और उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज के छोर पर बादल घूमड़ रहे हों। और मेरी नानी की नाक नाक नहीं, पीछा की मीनार थी। और मुंह की मत पूछो, मुंह की जोर थी मेरी नानी। और जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाँफने लगती थी, जिसकी गरमाई में आसमान का लोहा पिघलता था, सूरज की देह गरमाती थी, दिन को धूप लगती थी और रात को जूड़ी आती थी। विद्रोही जी जेएनयू में पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं, आते हैं, रहते हैं। अच्छा, माने हमको तो कल इनकी कविता सुन के लगा कि अब जेएनयू से आए हैं विद्रोही जी, इसके बजाय विद्रोही जी का जेएनयू है, माने जेएनयू को पहचान देंगे। ऐसे ही माना जाता है, ऐसे ही वहाँ माना जाता है। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहां से बोल रहा हूं जहां मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। इसी तरह से एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इसी तरह से इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में। मैं सोचता हूं और बारहा सोचता हूं कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की लाश मिलती है और इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसका सिलसिला कान्हा के वनों से लेकर सवाना के जंगलों तक चला जाता है, और जो सिथिया की चट्टानों से लेकर के बंगाल के मैदानों तक फैला हुआ है। क्योंकि कविता रिकॉर्ड करना है तो कविता से ही बात को शुरू करते हैं। तो कविता क्या है? खेती है, और कवि के बेटा बेटी है, बाप का शुद्ध है, माँ की रोटी है। हम कविताओं का शीर्षक रखने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है, और हमारी कविताओं की ज़्यादातर कविताओं के शीर्षक नहीं हैं, और वो जो कविताएं हमारी ले जाते हैं वो अपने ढंग से जैसा समझे वो अपना शीर्षक बना सकते हैं। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कड़कड़ा रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखिनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हैं। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। अब वो वाला गीत जो वहाँ पर आप सुनाए थे उस समय समझे थे, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ा है जो। हाँ, अरे तो वो क्या कहते पहले, मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा, और मेरे इरादों को जानोगे, अरे ऐसे ही बोलते, मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा और मेरे इरादों को जानोगे तो हौसला होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूं जनाब कि वो दिन करीब है जब फैसला होगा। और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां, ये हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या अत्याधुनिक वियतनामी, फलस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य होता है, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य या अत्याधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम होता है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना।
जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती में शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ कह दो सीने से कि सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक इसी समय जब ये कविता मैं आपको सुना रहा हूं, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर के अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो बुझ नहीं सकती दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है, वो आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी मां का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई, और तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जहांबी ने अपने पद से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया।